नमस्कार, आप देख रहे हैं एपीएन। बहुत बहुत मुबारक हो आपको ये नया साल 2015। देश की बात में आपका स्वागत करती हूं। मैं हूं राजश्री। देश की बात लेकर आपके सामने हाजिर हूं और इस नए साल में प्रजातंत्र के चारों स्तंभों का आज क्या हाल है ये हम जानेंगे अगले 60 मिनट तक। इस एक घंटे में कार्यपालिका का हम हर हाल लेंगे, राजकाज में विधायिका यानी राजनीति और संसद से जुड़ी हुई हर खबर हम देखेंगे। राजपथ में न्यायपालिका की हर हलचल पर हमारी नजर होगी। न्याय मंच में और इन तीनों मुख्य स्तंभों में आज ढेर सारी ऐसी हलचलें हुई हैं जिन्हें आपको जानना बेहद जरूरी है। और इसके अलावा चौथा स्तंभ यानी मीडिया के अंदर और बाहर की भी हर खबर हम आपको दिखाएंगे चौथा स्तंभ में। और जैसा कि हमेशा होता है, आज साल के पहले दिन भी हम यही करेंगे कि आपको विस्तृत रिपोर्टें दिखाएंगे और इसके जरिए हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि इन तमाम घटनाओं का हमारे आने वाले भविष्य पर, हमारे देश के वर्तमान पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वक्त की मुख्य खबरों से। नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन के संविधान संशोधन बिल को राष्ट्रपति की मंजूरी। नए कानून को मंजूरी मिलने के बाद कमीशन करेगा जजों की नियुक्ति। 65 साल पुराने योजना आयोग को मोदी सरकार ने किया भंग। नीति आयोग के नाम से मिली नई पहचान। टीम इंडिया के सपने की ओर प्रधानमंत्री मोदी ने बढ़ाया पहला कदम। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर के बयान के बाद पाक सीमा पर बीएसएफ ने दिखाया दम। जवाबी गोलीबारी में 4 पाक रेंजर्स को किया ढेर। हताश पाकिस्तान ने फायरिंग रोकने के लिए दिखाया सफेद झंडा। मनोहर पर्रिकर ने कहा कि अभी तक नहीं सीख सका है पाकिस्तान पाठ। मॉक ड्रिल में सामने आई गुजरात पुलिस की तंग दिली। आतंकवाद को धर्म विषय से जोड़ने पर उठी उंगलियां। विपक्ष का गुजरात सरकार पर हल्ला बोल। धर्मगुरुओं ने भी जताई नाराजगी। मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल ने मांगी माफी। चैनल्स पर दिखाए जाने वाले आतंक विरोधी अभियानों पर जल्द लग सकती है रोक। सूचना प्रसारण मंत्रालय को चिट्ठी लिखकर गृह मंत्रालय ने नियमों में संशोधन करने को कहा। तो अगले एक घंटे में हम इन तमाम अहम खबरों को दिखाएंगे आपको देश की बात में। और हम शुरुआत करेंगे राजपथ से। राजपथ में हम दिखाएंगे आपको कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्यों बदल दिया है 65 साल पुराने योजना आयोग का चेहरा। साथ ही बताएंगे कि गिरते तापमान के बीच किस कदर गर्म है जम्मू कश्मीर का सियासी पारा। कैसे सरकार बनाने को लेकर सभी दल जुगत भिड़ा रहे हैं। और आपको दिखाएंगे कि क्यों एक बार फिर से भगवत गीता को लेकर बहस छिड़ी हुई है। बात होगी सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा की लगातार बढ़ती मुश्किलों पर। और अब हम आपको बताएंगे कि किस नए चक्कर में फंस गए हैं वाड्रा। दिखाएंगे कि सीज फायर का उल्लंघन करने वाला पाकिस्तान आखिर क्यों हुआ है शांति का प्रतीक सफेद झंडा दिखाने को मजबूर। और साथ ही बताएंगे कि सियासी मजबूरियों के चलते आखिर किसकी रिहाई के खिलाफ याचिका लगाने को मजबूर हुए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ। साथ ही आपको ये भी दिखाएंगे कि आमिर खान की फिल्म पीके को लेकर चल रहे विवाद में कैसे तमाम सियासी दल कूद गए हैं और कैसे ये हिंदूवादी संगठन और गैर हिंदूवादी संगठनों के बीच मुद्दा बना है। राजकाज में हम बात करेंगे आज एक खास मॉक ड्रिल की जो कि गुजरात में हुआ। और ये बताएंगे आपको कि कैसे गुजरात पुलिस ने किया धार्मिक भावनाओं से खिलवाड़। और साथ ही आपको बताएंगे कि रक्षा सौदों में बिचौलियों को लाने के लिए क्यों मजबूर हुई है मोदी सरकार। आपको दिखाएंगे रसोई गैस सब्सिडी को लेकर केंद्र सरकार ने जनता को तोहफा किया दिया है साल के पहले दिन। और साथ ही आपको दिखाएंगे कि दिल्ली में घायलों को अस्पताल पहुंचाने पर क्यों मिलेगा अब इनाम। और कैसे हिम्मत ऐप दिखाकर महिलाएं कर सकती है अपनी रक्षा। न्याय मंच में हम बात करेंगे 21 साल पुराने कॉलेजियम सिस्टम के खत्म होने की और इसकी वजह जगह लेने वाले नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन की। और साथ ही जानेंगे कि आखिर इसे क्यों खत्म किया गया, इसकी वजह क्या है। चौथा स्तंभ में हम दिखाएंगे आपको कि क्यों जल्द ही आपकी टीवी स्क्रीन से गायब हो जाएगा आतंक विरोधी अभियानों का सीधा प्रसारण। इन तमाम अहम खबरों के अलावा ऐसी तमाम और हलचलें होंगी जिन्हें आप के लिए जानना बेहद जरूरी है।
तो तीनों ही स्तंभों से जुड़ी हुई है टॉप 10 खबरें भी हम आपको दिखाएंगे और आपको बता दें कि हमारे आज के इस कार्यक्रम के संपादक हैं वरिष्ठ पत्रकार कुमार नरेंद्र सिंह, जिन्होंने बड़ी ही बेबाकी से धर्मांतरण के मुद्दे पर अपनी राय रखी है। कुमार नरेंद्र सिंह का विशेष संपादकीय आपके सामने रखेंगे। और देश की बात एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें हम एक मुद्दा ऐसा लेकर आते हैं जिस पर आप अपनी राय रखते हैं और आपकी राय के जरिए, आपके जवाबों के जरिए हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि उस मसले पर आखिर हमारा देश क्या सोच रहा है। तो आज का हमारा सवाल है, आज का हमारा मुद्दा है कि क्या गीता को राष्ट्रीय ग्रंथ वाकई घोषित कर देना चाहिए? क्या गीता को राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित कर देना उचित होगा? इसका आप जवाब दे सकते हैं। हमारी फोन लाइन खुल चुकी है, आप चाहे तो हमें फोन कर सकते हैं या फिर आप चाहे तो ट्वीट करके अपना जवाब हम तक भेज सकते हैं। तो चलिए अब बढ़ते हैं राजपथ की ओर और शुरुआत करते हैं हम राजपथ से जुड़ी हुई और राजनीति से जुड़ी हुई तमाम खबरों से। अपने 65 साल के इतिहास में 200 लाख करोड़ रुपए से अधिक की 12 पंचवर्षीय योजनाएं और 6 सालाना योजनाएं शुरू करने वाला योजना आयोग अब खत्म हो गया है। मोदी सरकार ने इस आयोग को बदलकर इसे नीति आयोग के रूप में बदल दिया है। इसके लिए सरकार ने 1950 के एक फैसले में बदलाव किया है। मोदी ने सत्ता संभालने के बाद से ही योजना आयोग की जगह दूसरी संस्था बनाने पर जोर दिया था। अब देखना होगा कि यह आयोग किस तरह से काम करेगा और इससे वाकई भारत कितनी प्रगति के राह पर चल पाएगा। पंद्रह अगस्त को लाल किले की प्राचीर से देश के लोगों से किया अपना वादा पूरा करने में प्रधानमंत्री मोदी जी जान से जुट गए हैं। टीम इंडिया के अपने कॉन्सेप्ट पर काम करते हुए मोदी ने योजना आयोग का नाम बदलकर इसकी शुरुआत कर दी है। अब योजना आयोग को नीति आयोग के नाम से जाना जाएगा। मोदी पहले ही कह चुके हैं कि आज के वक्त में योजना आयोग की जरूरत खत्म हो गई है। बहुत ही कम समय के भीतर योजना आयोग के स्थान पर ये नई इंस्टीट्यूट काम करे, उस दिशा में हम आगे बढ़ने वाले हैं। प्रधानमंत्री मोदी का ये फैसला राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ हुई बैठक के करीब 3 हफ्ते बाद लिया है, जिसमें ज्यादातर राज्य इस संस्था के पुनर्गठन के हक में थे। हालांकि उन्होंने नए आयोग में राज्य को ज्यादा अधिकार देने की मांग की थी। प्रधानमंत्री मोदी ने भी राज्यों के साथ मिलकर काम करने की इच्छा जताई थी। सूत्रों के मुताबिक नीति आयोग में 3 से 4 अलग अलग डिवीजन हो सकते हैं और इसे अमेरिका में आर्थिक सलाहकारों की काउंसिल की तर्ज पर एक थिंक टैंक जैसा स्वरूप दिया जा सकता है। नया शरीर नई आत्मा के साथ, नई सोच के साथ, नई दिशा के साथ, नए विश्वास के साथ एक नए इंस्टीट्यूशन को हम निर्माण करेंगे। करीब 64 साल पुराना योजना आयोग अब नीति आयोग के नाम से जाना जाएगा। योजना आयोग की शुरुआत देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के समय 1950 में की गई थी। योजना आयोग का मुख्य मकसद भारतीय कृषि आधारित अर्थव्यवस्था के लिए विकास का रोड मैप तैयार करना था। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। और अब दूसरी खबर की ओर बढ़े। जम्मू कश्मीर में सरकार को लेकर मंथन लगातार चल रहा है, लेकिन अभी तक कोई नतीजा नहीं निकल पाया है। सबसे बड़ी पार्टी PDP और दूसरे नंबर की पार्टी BJP गुणा भाग करने में लगी है, लेकिन साफ तस्वीर पेश नहीं कर पा रही है। मुलाकात और बैठकों के बीच जम्मू कश्मीर की सरकार गठन का फॉर्मूला फाइनल नहीं हो पाया है। दोनों ही पार्टियां इस कश्मकश में हैं कि आखिर कौन सा समीकरण बिठाएं ताकि सरकार बना सके। इस बीच राज्यपाल NN वोहरा ने अटल बिहारी वाजपेयी की नीतियों की सराहना की और साथ ही PDP भी बार बार ये कह रही है कि कश्मीर को लेकर अटल की नीति का पालन करना चाहिए, यानी कि अब कोई अटल रास्ता निकल जाए, इसकी कोशिश जारी है। मंथन पर मंथन, बैठकों का लगातार दौर और बातचीत पर भरोसा, ये कुछ जम्मू कश्मीर की राजनीति में आजकल चल रहा है। राज्य की जनता ने PDP को सबसे ज्यादा सीटें तो BJP को भी बम्पर वोट देकर राज्य में दूसरे नंबर की पार्टी बनाई।
लेकिन सीटों का समीकरण ऐसा कि सरकार कैसे बनेगी, इसका फॉर्मूला फिट किया जा रहा है। राज्यपाल NN वोहरा से बीजेपी नेताओं ने मुलाकात की और मुलाकात में निकला कि अभी कुछ और वक्त चाहिए। इसके लिए बीजेपी ने राज्यपाल से समय भी मांगा है। इससे पहले बुधवार को PDP की अध्यक्षा महबूबा मुफ्ती ने राज्यपाल से मुलाकात की थी और 55 विधायकों के समर्थन का दावा किया था, लेकिन सरकार बनाने का दावा पेश करने से पीछे हट गई थी। मतलब साफ है कि घाटी में सत्ता की चाबी जिन दो पार्टियों के हाथ में है, वो माइंड गेम खेल रही है। दबाव की राजनीति का पासा फेंककर अपने लिए नई सरकार में बड़ा मुनाफा तलाश रही है। लेकिन इन सबके बीच सरकार गठन का सस्पेंस अब भी बना हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। कहीं सस्पेंस तो कहीं विवाद। राम मंदिर मुद्दे के बाद एक बार फिर से देश में धर्म के नाम पर राजनीति तेज हो गई है। भगवत गीता पर महाभारत शुरू हो गई है। हरियाणा सरकार ने गीता को स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल किया है, जिसके बाद विरोधी सरकार पर निशाना साध रहे हैं और ये निशाना हरियाणा सरकार से आगे बढ़कर केंद्र सरकार तक पहुंच रही है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि गीता को राष्ट्रीय ग्रंथ बनाया जाएगा, जिसकी मंशा साफ पहले ही नरेंद्र मोदी ने भी कर दिया था और उनकी बड़ी मंत्री सुषमा स्वराज ने भी, और साथ ही HRD मिनिस्टर स्मृति ईरानी ने भी। अब इस लिहाज से ये मसला धीरे धीरे गर्माता जा रहा है। गीता ने कर्म का संदेश दिया है, न कि धर्म का। गीता का पाठ पढ़ने की जगह गीता का पाठ पढ़ाने की बात हो रही है। स्कूलों के पाठ्यक्रम में गीता को शामिल किया जा रहा है। बीजेपी शासित राज्यों में गीता का पाठ पढ़ाने की तैयारी है। इसकी शुरुआत भी हो चुकी है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने स्कूली पाठ्यक्रम में गीता को शामिल कर दिया है। भारत का गीत है, भारत की रीत है, भारत की प्रीत है। गीता की धरती पर मैं खड़ा हूँ। हरियाणा में शिक्षा विभाग में गीता को प्राइमरी से लेकर सेकेंडरी तक अपने पाठ्यक्रम में हम शामिल करेंगे। लेकिन गीता को स्कूलों में पढ़ाए जाने का विरोध भी शुरू हो गया है कि अगर एक धर्मनिरपेक्ष देश में गीता को स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल किया जा सकता है, तो फिर कुरान और बाइबल को क्यों नहीं? गीता पर महाभारत कोई नई बात नहीं है। इससे पहले भी कर्म का संदेश देने वाले ग्रंथ पर राजनीति होती रही है। इससे पहले विदेश मंत्री सुषमा स्वराज भी भगवत गीता को राष्ट्रीय ग्रंथ बनाने की बात कह चुकी हैं। और इसीलिए मैंने संसद में खड़े होकर कहा था कि श्रीमद् भगवत गीता को राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित किया जाना चाहिए। अभी उसकी औपचारिक घोषणा तो सरकार आने के बाद नहीं हुई, लेकिन स्वामी जी महाराज मुझे बताते हुए खुशी है कि अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा के हाथ में प्रधानमंत्री ने अपनी ओर से श्रीमद् भगवत गीता भेज करके इसको राष्ट्रीय ग्रंथ जैसा सम्मान तो पहले ही दे दिया। एक औपचारिक घोषणा बाकी है, लेकिन सम्मान पहले ही नहीं है। गीता को पाठ्यक्रम में शामिल किए जाने पर घमासान होना तय है। विपक्ष पहले भी धर्मांतरण और घर वापसी जैसे मुद्दों को लेकर केंद्र सरकार को घेरती रही है। ऐसे में इस नए विवाद ने मोदी सरकार को घेरने के लिए उसे एक और हथियार दे दिया है। राम मंदिर आंदोलन के बाद देश में धर्म के नाम पर राजनीति का ये दूसरा दौर है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। तो हरियाणा में गीता को अब पाठ्यक्रम में शामिल कर लिया गया है। वहीं हरियाणा से ही एक ऐसी मुश्किल निकली है जो कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा का पीछा ही नहीं छोड़ रही। कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी के दामाद और प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा पर शिकंजा धीरे धीरे कसने लगा है। विवादित जमीन सौदों और आर्थिक लेन देन को लेकर आयकर विभाग ने वाड्रा के कंपनी स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी को नोटिस भेजकर जवाब मांगा है। जवाब देने के लिए शुक्रवार तक का ही समय दिया गया है। अब जाहिर सी बात है कि नया साल रॉबर्ट वाड्रा के लिए अच्छी शुरुआत लेकर नहीं आया है। रॉबर्ट वाड्रा पर कसा आयकर विभाग का शिकंजा। जमीन को लेकर आयकर विभाग के निशाने पर वाड्रा। जी हां,
इनकम टैक्स विभाग ने रॉबर्ट वाड्रा के विवादित जमीन सौदों और आर्थिक लेन देन को लेकर नोटिस भेजकर जवाब मांगा है। आयकर विभाग ने वाड्रा की कंपनी स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी के मुख्य अधिकारी को नोटिस थमाया है और पूछताछ के लिए बुलाया है। आयकर विभाग ने इसके लिए शुक्रवार तक का समय दिया है। इस फर्म का नाम डीएलएफ के साथ लेन देन और जमीन का व्यावसायिक लाइसेंस हासिल करने के विवाद से जुड़ा है। फर्म को 2005-06 के बाद से उसकी अचल संपत्तियों की खरीद और बिक्री का ब्यौरा देने को कहा गया है। बताया गया है कि आयकर विभाग ने स्काईलाइट और डीएलएफ के बीच हुए सौदे, फर्म और ओंकारेश्वर प्रॉपर्टीज के संबंध और हरियाणा में व्यावसायिक कॉलोनी लाइसेंस हासिल करने के खर्च की जानकारी मांगी है। स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी के पास हरियाणा के मानेसर में 3.53 एकड़ और राजस्थान के बीकानेर में 470 एकड़ जमीन है। आयकर विभाग ने वाड्रा की कंपनी से लोन, बोर्ड की बैठक और निदेशकों के बारे में भी विस्तार से जानकारी मांगी है। इस निदेशक बोर्ड में रॉबर्ट वाड्रा भी शामिल है। फिलहाल नजरें शुक्रवार पर टिकी है, जहां वाड्रा की तरफ से आयकर विभाग के सामने क्या दस्तावेज पेश किए जाते हैं और आयकर विभाग अगला कदम क्या उठाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। बात पाकिस्तान की कर लें। पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा। नए साल के जश्न के मौके पर भी पाकिस्तान की ओर से मुबारकबाद के बजाय गोलियों की बौछार भारत को मिली। पाकिस्तान सीमा पर सीज फायर का उल्लंघन कर फायरिंग करता रहा। हालांकि बीएसएफ ने भी इस गोलीबारी का मुंहतोड़ जवाब दिया और पाकिस्तान के 4 सैनिकों को मार गिराया। नए साल का जश्न पूरी दुनिया में भले ही आतिशबाजी के साथ मना हो, लेकिन भारत और पाकिस्तान सीमा पर गोलियों की तड़तड़ाहट और मोर्टार की गरज के साथ 2015 का स्वागत हुआ। जम्मू कश्मीर के सांबा सेक्टर में पाकिस्तान की ओर से शुरू हुई फायरिंग का बीएसएफ ने जबरदस्त जवाब दिया। पाकिस्तान रेंजर्स की गोलाबारी में एक जवान शहीद हो गया, जबकि भारतीय सुरक्षा बलों ने पाकिस्तान के 4 सैनिकों को मार गिराया। पाकिस्तान को दोगुनी ताकत से जवाब देने के रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर के बयान के बाद बीएसएफ ने जबरदस्त जवाबी फायरिंग की। बीएसएफ की फायरिंग का आलम ये रहा कि सख्ते में आए पाक रेंजर्स को अपने बचाव के लिए सफेद झंडा दिखाना पड़ा, जिसके बाद जाकर बीएसएफ जवानों की राइफलों का मुंह शांत हुआ। गृह मंत्री राजनाथ सिंह पहले ही पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब देने की बात कह चुके हैं। जो भी हमारे बीएसएफ और सेना के जवान इस समय परफॉर्म कर रहे हैं या जिस तरीके से जवाब दे रहे हैं, उससे हम लोग पूरी तरह से संतुष्ट हैं और हमारी सरकार देशवासियों को आश्वस्त करना चाहती है कि हम देश का मस्तक किसी भी सूरत में झुकने नहीं देंगे। बार बार मुंह की खाने के बाद भी सीमा पर पाकिस्तान चुप बैठने का नाम नहीं ले रहा है और इधर विपक्ष सरकार को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ रहा। पाकिस्तान लगातार अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा और हमारी सरकार खामोश तमाशाई बनी हुई है। प्रधानमंत्री कहा करते थे आंखों में आंखें डालकर बात करेंगे, आज आंखें बंद किए बैठे हैं। रंग में भंग डालना पाकिस्तान की फितरत है। खुद परेशान रहना और दूसरों को परेशान करना हमारे पड़ोसी के खून में है। इसे बदलना आसान नहीं है। हालांकि गृह मंत्री राजनाथ सिंह को अब भी उम्मीद है कि एक न एक दिन पाकिस्तान जरूर सुधरेगा। हालांकि कब, इसका उन्हें भी पता नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। और यही कुछ कहना है मनोहर पर्रिकर का भी। हमारे रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने कल ही कहा था कि पाकिस्तान को एक के बदले 2 जवाब दिया जाए, यानी कि यदि वो एक हमारे सैनिक मारेगा तो हम 2 सैनिक मारें। और इसी साहस का बिल्कुल प्रदर्शन किया भारतीय सेना ने भी। और पर्रिकर ने ये भी कहा आज कि पाकिस्तान अपनी गलतियों से सीख नहीं ले रहा, जो उसे भारी पड़ सकता है।
पाकिस्तान भी दबाव में है, ये साफ तौर पर अब दिखने लगा है। आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान की कथनी और करनी में यूं तो हमेशा फर्क दिखाई देता है, लेकिन भारत में हमलों के मोस्ट वांटेड हाफिज सईद और लखवी को लेकर उसका रवैया हमेशा कई सवाल खड़े करता रहा है। आतंक को लेकर पाकिस्तान का चेहरा कई बार यूं बेनकाब हुआ है, लेकिन अब वो अपनी इज्जत बचाने में लगा हुआ है। 26 से 11 मुंबई हमलों के मास्टरमाइंड ज़कीउर रहमान लखवी की जमानत के खिलाफ पाकिस्तान की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दे दी है और इसके पीछे भारत का दबाव अहम है। लखवी को लेकर पेशापेश में नवाज शरीफ सरकार, क्या करे क्या ना करे की उलझन के बीच उलझी शरीफ सरकार। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दुनिया के सामने बेनकाब हुआ पाकिस्तान अब अपनी इज्जत बचाने में लगा है। पाक सरकार ने 26/11 मुंबई हमले के मास्टरमाइंड ज़कीउर रहमान लखवी की जमानत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। लखवी फिलहाल दूसरे मामले में जेल में बंद है। इससे पहले लखवी को मुंबई हमले से संबंधित मामले में 18 दिसंबर को जमानत दे दी गई थी, लेकिन भारत के कड़े विरोध के बाद उसे दोबारा से एक अन्य मामले में हिरासत में ले लिया गया था, जिसके खिलाफ लखवी ने हाई कोर्ट में अपील की थी और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जन सुरक्षा आदेश के तहत लखवी की हिरासत को निलंबित कर दिया था। लश्कर का आतंकी लखवी 26 नवंबर 2008 को देश की आर्थिक राजधानी मुंबई को दहलाने की साजिश का मास्टरमाइंड है। इस आतंकी हमले में करीब 166 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। लखवी पर हमले को अंजाम देने वाले 10 आतंकियों को प्रशिक्षण देने और उन्हें दिशा निर्देश देने के आरोप हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। और अब बात पीके की कर लें। बिहार और यूपी में आमिर खान की फिल्म पीके देखने वालों को अपनी जेब अब कम ढीली करनी पड़ेगी, क्योंकि दोनों ही राज्यों की सरकारों ने फिल्म पीके को टैक्स फ्री कर दिया है। अब ये फिल्म प्रेमियों के लिए तो खुशी की बात हो सकती है, लेकिन इसी मसले पे लेकर हिंदूवादी संगठन और गैर हिंदूवादी संगठन आपस में भिड़ गए हैं। यूपी के सीएम अखिलेश यादव ने बुधवार को पीके फिल्म देखी और फिल्म के खिलाफ हंगामा करने वालों को नसीहत भी दे डाली। इसके अलावा बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी फिल्म देखने के बाद विरोध करने वालों को पाखंडी कह डाला और मांझी सरकार से टैक्स फ्री करने की मांग की थी, जिसके बाद इसे बिहार में टैक्स फ्री भी कर दिया गया। अब इसका विरोध शुरू हो गया है। बजरंग दल और हिंदूवादी कई संगठनों ने टैक्स फ्री करने का भी विरोध शुरू कर दिया है। और अब चलिए अपने एक दर्शक को अपने साथ जोड़ लेते हैं। दीपक हमारे साथ जुड़ रहे हैं कानपुर से, हमारे खास दर्शक। बहुत बहुत शुक्रिया दीपक जी देश की बात के साथ जुड़ने के लिए। हमारा आज का सवाल ये है कि क्या आपको ऐसा लगता है कि इस देश में जो कि संप्रदाय विहीन देश है, वहां पर गीता को राष्ट्रीय ग्रंथ बना देना उचित होगा? देखिए, ऐसा मैम संयोग से मैं हिंदू हूँ, इसलिए मैं ये नहीं कहता हूँ। मैंने गीता, कुरान, रामायण सब पढ़ा है। मैं गीता को इसलिए राष्ट्रीय ग्रंथ कहता हूँ क्योंकि जो बात साफ है कि आप सब कुछ नहीं है इस दुनिया में, और कुछ जो चीज साफ करे, गीता इतना हटा दीजिए, धर्म हटा दीजिए, एक साफ लॉजिक है उसमें कि आपको सीधी बात कहता है कि भाई आपको वो चीज स्पष्ट दिखाई देती है, और जो चीज स्पष्ट दिखाई देती है उसमें जो भी बवाल होता रहे, हिंदू मुस्लिम दुनिया में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, उनसे मुझे कुछ लेना देना नहीं है। बहुत शुक्रिया आपका। और साफ तौर पे दर्शकों का मानना है कि चूंकि एक तार्किक ग्रंथ है इसलिए राष्ट्रीय ग्रंथ बन सकता है। चलिए अब अपने सहयोगी अरविंद के पास चलते हैं पॉलिटिकल टॉप 10 खबरों के लिए। शुक्रिया राशि जी। तो दिखाते हैं आपको पॉलिटिकल टॉप 10 वो खबरें कौन कौन सी हैं। कांग्रेस ने दिल्ली विधानसभा के लिए 24 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है। इन 24 लोगों में 8 मौजूदा विधायक हैं। दिल्ली की पूर्व सीएम शीला दीक्षित को छोड़कर पिछले विधानसभा चुनाव में दूसरे नंबर पर आने वाले अन्य नेताओं को भी टिकट दिए गए हैं। संसदीय कार्य मंत्री वेंकैया नायडू ने कहा कि सरकार की देश के कुछ हिस्सों में चल रहे घर वापसी कार्यक्रमों में कोई भूमिका नहीं है। नायडू ने कहा कि धर्मांतरण विरोधी कानून लाना सरकार की प्राथमिकता नहीं है और सरकार का एक तरफा तौर पर धर्मांतरण विरोधी कानून लाने का कोई इरादा नहीं है।
सपा नेता आजम खान ने कहा कि बीजेपी और बजरंग दल के लोग धर्म परिवर्तन कराकर देश का माहौल खराब करना चाहते हैं। अगर उन्हें धर्म परिवर्तन कराना है तो सबसे पहले मुख्तार अब्बास नकवी और शाहनवाज हुसैन का धर्म परिवर्तन कराएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निर्भया के माता पिता को आश्वासन दिया है कि उनकी सरकार महिलाओं की रक्षा और सुरक्षा के लिए हर संभव प्रयास करेगी। दिल्ली में 16 दिसंबर 2012 को चलती बस में गैंगरेप का शिकार हुई निर्भया के माता पिता मोदी से मुलाकात करने आए थे। वाइब्रेंट गुजरात समिट में अमेरिकी विदेश मंत्री जॉन कैरी, संयुक्त राष्ट्र के महासचिव बान की मून, कई देशों के प्रधानमंत्री और मंत्री शामिल होंगे। सम्मेलन 11 जनवरी से गांधीनगर में शुरू हो रहा है। केंद्र सरकार ने कहा है कि स्वच्छ भारत अभियान के तहत बने शौचालयों के लिए पूरे देश में रियल टाइम मॉनिटरिंग प्रणाली शुरू हो जाएगी। इसके तहत लोग अभियान के तहत बने किसी भी सार्वजनिक शौचालय के बारे में जानकारी सीधे सरकार तक पहुंचा सकेंगे। भारत और पाकिस्तान ने द्विपक्षीय करार के तहत अपने अपने परमाणु प्रतिष्ठानों की सूची की अदला बदली की। करार के तहत इस तरह की सूची की ये लगातार 24वीं बार अदला बदली हुई है। चीन के शंघाई शहर में नए साल की शुरुआती बुरी खबर के साथ हुई और प्रसिद्ध पर्यटक स्थल बुंड में आयोजित एक समारोह के दौरान भगदड़ मचने से करीब 35 लोगों की मौत हो गई, जबकि 48 अन्य घायल हो गए। सरकार ने आज सोने का आयात शुल्क मूल्य घटाकर $392 प्रति 10 ग्राम और चांदी का $519 प्रति किलो कर दिया है। दुनिया भर में कीमतों में घटबढ़ के मुताबिक ये कदम उठाया गया है। गुरुवार को शेयर बाजार मामूली तेजी के साथ बंद हुआ। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जहां 8.12 अंकों की बढ़त के साथ 27,507 के स्तर पर बंद हुआ, वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी निफ्टी 1.30 अंकों की बढ़त के साथ 8,284 के स्तर पर बंद हुआ। और वापस ले चलते हैं आपको राशि जी के पास आगे देखने के लिए देश की बात। बहुत शुक्रिया अरविंद। देश की बात में एक छोटा सा ब्रेक के बाद जब हाजिर होंगे तो देखेंगे राजकाज और न्याय मंच। और अब बढ़ते हैं राजकाज की ओर। यूं तो आतंकवादियों का न कोई धर्म होता है और न ही कोई जात। उनका मजहब और मकसद तो सिर्फ आतंक फैलाना है, दहशत का माहौल पैदा कर लोगों को डराना है, आतंक का राज कायम करना है। लेकिन सुरक्षा व्यवस्था को लेकर गुजरात पुलिस की मॉक ड्रिल ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। मॉक ड्रिल में सूरत और नर्मदा पुलिस ने आतंकियों को मुसलमानों की पोशाक में दिखाया। इस घटना को लेकर धार्मिक संगठन अब आग बबूला है, तो वहीं मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल को माफी मांगनी पड़ी है और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने का भरोसा भी देना पड़ा। ये गोली नकली है, ये एनकाउंटर भी फर्जी है, लेकिन ये तस्वीरें बिल्कुल सही। अब ये गुजरात पुलिस की सोच का फर्क या फिर अनजाने में हुई गलती, ये तो जांच का विषय है। लेकिन इस घटना ने सूरत और नर्मदा पुलिस को कटघरे में खड़ा कर दिया है। मॉक ड्रिल के नाम पर धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाने और आतंक को धर्म विशेष से जोड़ने पर गुजरात पुलिस पर उंगलियां उठ रही है। अपने आप को चुस्त दुरुस्त रखने के लिए पुलिस अक्सर इस तरह की मॉक ड्रिल करती है, लेकिन किसी धर्म विशेष को केंद्र में रखकर आतंक को उसके साथ जोड़ने का यह शायद पहला मामला है। अहिंसा के पुजारी महात्मा गांधी की धरती पर गुजरात पुलिस के इस कारनामे से हर कोई हैरान है। विपक्ष तो सरकार पर हमलावर है ही। एसपी ने भी मामले की जांच कर दोषियों पर सख्त कार्रवाई की बात कही है, लेकिन इस घटना ने गुजरात पुलिस की मंशा पर जरूर सवाल उठा दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट एपी।
और इस पूरे मसले पर तरह तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। आइए सुनते हैं गुजरात पुलिस के इस कारनामे पर क्या कहना है विपक्षी दलों का और मुस्लिम धर्मगुरुओं का। जिस तरीके से सूरत में जो है वो एक विशेष धर्म के लोगों को टोपी पहना करके ये दिखाने का प्रयास किया गया कि इस धर्म विशेष के लोग आतंकवादी हैं, हम लोग इसकी घोर निंदा करते हैं और जो है इसके खिलाफ पूरे देश में जनता से आह्वान करते हैं कि जो ऐसे लोग हैं जो आतंकवाद के नाम पर लोगों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं, उसके खिलाफ पूरा अभियान चलाने का काम हम लोग करेंगे। मुसलमान का लिबास पहना करके और उसको आतंकवादी जो है घोषित करना या उसको आतंकवादी का जो है लिबास पहनाना या उनको जो है आतंकवादी कहना, ये हमारे लिहाज से इस मुल्क के लिए एक खतरा साबित हो रहा है। और ये सिर्फ मुल्क के लिए नहीं, पूरी दुनिया में जो है ये हमारे लिए शर्मिंदगी की बात है। टेररिस्ट अगर कहीं पर भी कोई भी टेररिस्ट एक्टिविटी हुई हो तो उसका ताल्लुक़ कहीं ना कहीं मुसलमानों से होगा, ये बहुत अफसोसनाक बात है। और इससे इन सिक्योरिटी एजेंसीज़ की मेंटालिटी का भी पता चलता है और इस बात का की तरफ भी इशारा मिलता है कि आप पहले से ये प्रिज्यूम करके चलते हैं कि ये काम कहीं ना कहीं किसी मुसलमान का होगा। इस वजह से हम लोग इस वाक़े की सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हैं। जब से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई है, लगातार वो इस प्रकार के कार्यक्रम, इस प्रकार के कार्य करते चले आ रहे हैं, जिससे कि बहुत स्पष्ट दिखाई देता है जो कांग्रेस का डर था और जो कांग्रेस समझती थी कि एक मतलब भारतीय जनता पार्टी यदि सत्ता में आ जाती है तो वो निश्चित रूप से वो यहाँ के ऊपर कोई विकास की राजनीति नहीं करेगी, वो केवल धर्म की राजनीति करेगी और धार्मिक उन्माद फैलाने की राजनीति करेगी। ये उसी का एक उदाहरण है और इस प्रकार के अनेक उदाहरण आपको मिल जाएंगे जो कि भारतीय जनता पार्टी जब से सत्ता में आई है तब से कर रही है। उधर ए.के. गुप्ता उत्तर प्रदेश के नए डीजीपी बनेंगे। गुप्ता 1977 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। ए.के. गुप्ता 1 महीने के लिए डीजीपी बनाए गए हैं। 31 जनवरी को गुप्ता रिटायर हो जाएंगे। ए.के. गुप्ता ने रिटायर हो चुके ए.एल. बनर्जी की जगह ली है। श्री अरुण कुमार गुप्ता जो 1977 बैच के यूपी कैडर के अधिकारी हैं, उनको नए डीजीपी के रूप में नियुक्ति के आदेश गृह विभाग की ओर से जारी किए जा रहे हैं और जो आगे की औपचारिकताएं हैं वो शीघ्र ही डीजीपी मुख्यालय में पूर्ण होंगी। बात बीएचयू की करें। बीएचयू के वीसी बनाए गए जीसी त्रिपाठी के चयन को लेकर अब विवाद खड़ा हो गया है। अंग्रेजी अखबार में छपी खबर के मुताबिक जिस सर्च और सिलेक्शन कमेटी ने जीसी त्रिपाठी की नियुक्ति की है उसके अध्यक्ष गिरिधर मालवीय थे और ये दोनों ही लोग पहले से सेवा समिति नाम की संस्था से जुड़े हुए थे। रिटायर्ड जस्टिस गिरिधर मालवीय समिति के अध्यक्ष और जीसी त्रिपाठी समिति के सचिव और मैनेजर के तौर पर काम कर रहे थे। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या गिरधर मालवीय के लिए किसी अपने करीबी व्यक्ति के नाम का प्रस्ताव सिलेक्शन कमेटी के अध्यक्ष के नाते देना उचित था। इस बारे में जब हमने गिरधर मालवीय से बात की तो उन्होंने पूरे मामले पर नाराजगी जताई और कहा कि अगर उन्होंने किसी अयोग्य व्यक्ति के नाम का प्रस्ताव भेजा होता तो सवाल उठाना जायज हो सकता था, लेकिन अब जीसी त्रिपाठी हर पहलू से योग्य हैं तो उनके नाम का प्रस्ताव देना गलत कैसे है। विद्वान लोग हैं, माशेलकर साहब भी उसमें एक हैं जिन्होंने इनके नाम के लिए प्रस्तावना की थी कि इनका नाम प्रस्तावित मैं कर रहा हूं। इन्होंने खुद अपना आवेदन भी नहीं किया था, तो ऐसे 5 लोगों का और किसी ने नहीं किया था, उन्होंने इनका प्रस्ताव किया था। ये बहुत योग्य व्यक्ति हैं, तो इसलिए योग्य व्यक्ति को यदि कोई प्रस्तावित करता है जानते हुए कि योग्य है तो ये तो मेरे ख्याल में यही करना ही चाहिए। अगर कोई कहता कि आपने कैसे अयोग्य व्यक्ति को कर दिया, तब तो ये कोई कह सकता था कि आपने अपने जान पहचान के किसी अयोग्य व्यक्ति को कर दिया। आज बनारस में, काशी में सैकड़ों लोग मुझे टेलीफोन करके कह रहे हैं, वहां से सब लोग कह रहे हैं कि इतना अच्छा कुलपति इधर हाल में नहीं आया। और उधर अब बात कर ले रेलवे बोर्ड की। और नरेंद्र कुमार की विदाई के बाद अब रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने ए.के. मित्तल को रेलवे बोर्ड का नया चेयरमैन बनाया है। साथ ही महाप्रबंधक रहे प्रदीप कुमार को मेंबर स्टाफ और साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे में बतौर महाप्रबंधक काम कर रहे नवीन टंडन को मेंबर इलेक्ट्रिकल बनाया गया है। ए.के. मित्तल इससे पहले रेलवे बोर्ड में मेंबर स्टाफ के पद पर थे।
बात करते हैं रक्षा खरीद की। रक्षा खरीद में पिछली सरकार की नीतियों में मोदी सरकार ने बड़ा फेरबदल किया है। इसके साथ ही सरकार ने सैन्य सौदों में विदेशी कंपनियों के एजेंटों के लिए दरवाजे खोलने की तैयारी कर ली है। साथ ही जिन कंपनियों को ब्लैकलिस्ट किया गया है उनकी भी समीक्षा अब की जा रही है। साथ ही टाटा ट्रक के कलपुर्जों की किल्लत के मद्देनजर टाटा कंपनी से भी आंशिक तौर पर प्रतिबंध हटा दिया गया है। देश की सीमा को सुरक्षित करने के लिए सेना को बड़े पैमाने पर सैन्य सामान की जरूरत पड़ती है। इसके लिए विदेशी कंपनियों से अच्छे और नई तकनीक वाले उपकरण खरीदे जाते हैं और सरकार बड़ी डील करती है। कई बार ऐसी डील में घूसखोरी के मामले सामने आते रहे, लेकिन अब सरकार ने सैन्य सौदों के नियमों में बदलाव कर विदेशी कंपनियों के एजेंटों के लिए दरवाजे खोलने की तैयारी कर ली है। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने भारतीय सेनाओं की जरूरत का हवाला देते हुए कई बदलावों पर जोर दिया है। रक्षा मंत्री के मुताबिक विदेशी कंपनियां खरीद सौदों में मदद के लिए तकनीकी प्रतिनिधि रख सकेंगी, लेकिन कंपनियों को न केवल इन प्रतिनिधियों की जानकारी मंत्रालय को देनी होगी, बल्कि शर्त होगी कि सौदे के लिए ऐसे एजेंटों को किसी तरह का हिस्सा या घूस नहीं दी जाएगी। साथ ही कंपनियों को ऐसे प्रतिनिधियों की फीस का खुलासा भी सौदे से पहले ही करना पड़ेगा। ऐसे मध्यस्थों की भागीदारी के लिए जल्द ही तैयार हो रही रक्षा खरीद नीति डीपीपी 2015 में प्रावधान किए जाएंगे। इसके अलावा सरकार उन कंपनियों की भी समीक्षा कर रही है जिनको ब्लैकलिस्ट किया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट एपीएन। अब मोदी सरकार में भी स्पेक्ट्रम बेचे जाएंगे। जी हां, स्पेक्ट्रम ऑक्शन से सरकार के लिए पैसे का संकट दूर हो सकता है। टेलीकॉम रेगुलेटर ने 3G स्पेक्ट्रम की एक यूनिट के लिए 2,720 रुपए बेस प्राइस रखने का प्रस्ताव किया है, जिससे सरकार को 1.20 लाख करोड़ से अधिक का फायदा होगा और स्पेक्ट्रम ऑक्शन से फिस्कल डेफिसिट की चिंता भी दूर हो सकती है। मोदी सरकार के लिए एक और खुशखबरी है। इस वित्तीय वर्ष में घाटे से निपटने की सरकार की चिंता थोड़ी दूर होती दिख रही है, क्योंकि टेलीकॉम रेगुलेटर ने 3G स्पेक्ट्रम की एक यूनिट के लिए 2,720 करोड़ रुपए बेस प्राइस रखने का प्रस्ताव दिया है, जिससे सरकार को 2G और 3G स्पेक्ट्रम की नीलामी से 1,20,000 करोड़ रुपए से ज्यादा मिलेंगे। इस फाइनेंशियल ईयर के पहले 8 महीनों में फिस्कल डेफिसिट सालाना टारगेट के बेहद करीब पहुंच गया है। वित्त मंत्रालय ने स्पेक्ट्रम ऑक्शन और रेवेन्यू शेयरिंग से 45,000 करोड़ रुपए जुटाने का अनुमान लगाया था, लेकिन इस बेस प्राइस के बाद सरकार को काफी पैसे मिलने वाले हैं। साथ ही फिस्कल डेफिसिट टारगेट को पूरा नहीं कर पाने का डर भी खत्म हो जाएगा और मोदी सरकार के लिए पहला साल खुशियों वाला दिखाई दे रहा है। ट्राई ने 3G ऑक्शन के लिए बेस प्राइस पिछली बार से 3 गुना ज्यादा तय की है। पिछली बार 3G स्पेक्ट्रम की नीलामी 2010 में हुई थी और अब 5 साल बाद इसकी नीलामी होगी, जिससे सरकार का वित्तीय घाटा काफी कम हो सकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। और नए साल के पहले ही दिन लोगों को सरकार ने ढेर सारे तोहफे दिए। अब रसोई गैस सब्सिडी का पैसा सीधे आपके खाते में पहुंचेगा। इसके साथ ही सरकार ने सस्ते सिलेंडर का भी तोहफा दिया। मोदी सरकार ने गैर सब्सिडी वाले सिलेंडर के दाम में 43 रुपए 50 पैसे की कटौती कर दी है। दाम कम करने की वजह अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल का सस्ता होना है। नए साल में मोदी सरकार ने देश के करोड़ों लोगों को तोहफा दिया है। अब रसोई गैस की सब्सिडी सीधा ग्राहकों के खातों में पहुंचेगी। इसके लिए उपभोक्ताओं के आधार कार्ड और बैंक खाते कंप्यूटर में फीड कराए जा रहे हैं और अगर सब कुछ मन मुताबिक रहा तो इसी महीने से ग्राहकों को मिलने वाली सब्सिडी उनके खाते में पहुंचना शुरू हो जाएगी। सरकार ने इस बदलाव के संकेत यूं तो बहुत पहले ही दे दिए थे, लेकिन अब ये योजना हकीकत का रूप लेने को तैयार है। तेल कंपनियों ने भी साफ कर दिया है
कि जनवरी से ही सब्सिडी का पैसा बैंक खातों में जाना शुरू हो जाएगा। हालांकि ग्राहकों को ये रियायत जरूर दी गई है कि अगर उनके पास आधार कार्ड नहीं है तो वो फॉर्म 4 भरकर इस सुविधा का फायदा उठा सकते हैं। देश में शासन से लेकर नौकरशाही तक में सुधार के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कमर कस ली है। मोदी चाहते हैं कि जनता को मिलने वाला फायदा सीधा उस तक पहुंचे और इसके लिए सरकार ने पहल शुरू कर दी है। मोदी हर क्षेत्र में पारदर्शिता के पैरोकार हैं और यही बात मोदी को दूसरे राजनेताओं से अलग करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। और दिल्ली वालों को 2015 में खूब हिम्मत मिलने वाली है। जी हां, दिल्ली में रहने वालों को अब हिम्मत से मिलेगी सुरक्षा। जी हां, महिलाओं के सुरक्षा के लिए गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने हिम्मत नाम से एक सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है, जिसकी मदद से स्मार्टफोन यूजर्स पुलिस कंट्रोल रूम को फोन कर सकते हैं और 30 सेकंड का वीडियो रिकॉर्ड कर सबूत के तौर पर पेश कर सकते हैं। और इस हिम्मत ऐप को महिलाओं के लिए विशेष उपयोगी माना जा रहा है। घायल को अस्पताल पहुंचाने पर इनाम देगी सरकार। महिलाओं को सुरक्षा के लिए अब दिखानी होगी हिम्मत। जी हां, नए साल के मौके पर दिल्ली पुलिस ने राजधानी के लोगों को 2 तोहफे दिए हैं। पहला ये कि अगर आप सड़क हादसे में घायल किसी व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाते हैं तो बजाय पुलिस या सवाल जवाब के अब आप इनाम पाने के हकदार होंगे। हालांकि ये इनाम क्या और किस तरह का होगा, इसकी जानकारी अभी नहीं दी गई है। इसके अलावा गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए एक सॉफ्टवेयर भी लॉन्च किया है, जिसे हिम्मत का नाम दिया गया है। इसकी मदद से स्मार्टफोन यूजर्स किसी भी गंभीर स्थिति में फंसने पर सीधा पुलिस कंट्रोल रूम को फोन कर सकते हैं। इस ऐप में एक बटन भी दिया गया है, जिसके जरिए आप 30 सेकंड का वीडियो या ऑडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, ताकि पुलिस इसे सबूत के तौर पर इस्तेमाल कर सके। दिल्ली में लगातार बढ़ते अपराध और महिला हिंसा के मामलों को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने यह पहल की है। पुलिस अब परंपरागत साधनों के साथ साथ सोशल मीडिया और आधुनिक तकनीक के इस्तेमाल के जरिए क्राइम स्टेट के रूप में तब्दील दिल्ली की छवि को सुधारने में जुटी है। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। और अब अपने सहयोगी अरविंद के पास चलते हैं, देखते हैं ब्यूरोक्रेसी टॉप 5 खबरें। शुक्रिया राशि जी। तो दिखाते हैं आपको ब्यूरोक्रेसी टॉप 5 वो खबरें कौन कौन सी हैं। अनंत कुमार सिंह गृह मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव नियुक्त किए गए। अनंत कुमार सिंह 1984 बैच के उत्तर प्रदेश कैडर के आईएएस अधिकारी हैं। ओडिशा कैडर के 1981 बैच के आईएएस अधिकारी रंगलाल जामुडा एग्रीकल्चर एंड कॉर्पोरेशन में स्पेशल सेक्रेटरी नियुक्त किए गए। केवल कुमार शर्मा गोवा के नए प्रधान सचिव नियुक्त किए गए। शर्मा यूटी कैडर के 1983 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। डीजीसीए प्रभात कुमार उत्तर प्रदेश कैडर में वापस भेजे गए। प्रभात कुमार 1985 बैच का आईएएस अधिकारी हैं। अतिरिक्त सचिव और सिविल एविएशन मंत्रालय में एफएम साथिया बाथाई डीजीसीए बनाई गई। और अब आगे देखिए देश की बात राजश्री जी के साथ। शुक्रिया अरविंद। और अब हम बढ़ते हैं न्याय मंच की ओर। नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन के संविधान संशोधन बिल को राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई है। अब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति या तबादले का फैसला यही आयोग करेगा। अब तक इसका फैसला कॉलेजियम सिस्टम के तहत होता था, लेकिन अब सिस्टम बदल रहा है और कोशिश है कि नए सिस्टम के मुताबिक कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सामंजस्य बिठाया जाए। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति के लिए नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन के गठन संबंधी संविधान संशोधन बिल को राष्ट्रपति ने मंजूरी दे दी है और इसी के साथ ही 21 साल पुराने कॉलेजियम सिस्टम को हटाने का रास्ता भी साफ हो गया है।
संविधान संशोधन बिल के लिए संसद के दोनों सदनों से इसकी मंजूरी और 50% विधान मंडलों की सहमति जरूरी है, जिसके बाद राष्ट्रपति का हस्ताक्षर होता है। इस बिल को सदन से मंजूरी मिलने के बाद सभी 29 राज्यों को भेजा गया था, जिसमें 16 राज्यों ने इस पर सहमति जताई। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति अभी तक कॉलेजियम सिस्टम से होती थी। अब नए कानून को मंजूरी मिलने के बाद नेशनल जुडिशियल कमीशन जजों की नियुक्ति करेगा। इस कमीशन की अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश करेंगे। इनके अलावा इस कमीशन में हाई कोर्ट के 2 वरिष्ठतम न्यायाधीश, कानून मंत्री और 2 प्रख्यात शख्सियतें होंगी। इन शख्सियतों का चयन प्रधानमंत्री, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और नेता विपक्ष की समिति करेगी। इनमें से एक अनुसूचित जाति, जनजाति, अल्पसंख्यक, अन्य पिछड़ा वर्ग या कोई महिला होंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। 24 घंटे अपने घर और परिवार की देखरेख में लगी रहने वाली महिलाओं की कीमत आपकी नजर में क्या है? क्या इनके प्यार, सेवा और समर्पण की कोई कीमत लगाई जा सकती है? शायद नहीं, लेकिन चेन्नई के एक्सीडेंट क्लेम्स ट्रिब्यूनल की नजर में घरों में काम करने वाली घरेलू महिलाओं की मेहनत का मेहनताना महज 1250 रुपए महीने के बराबर है। ऐसा क्यों है, देखिए इस खास रिपोर्ट में। आप अपने दफ्तर में कितनी देर काम करते हैं? 8 घंटे या बहुत ज्यादा तो 10 घंटे, और बदले में आपको मिलते हैं औसतन 25,000 रुपए। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि पूरे घर की जिम्मेदारी उठाने वाली महिला कितने घंटे काम करती है? वो तो घर में रहने वाले सभी लोगों से पहले उठती है और सभी के सो जाने के बाद सोती है। उसके काम करने के घंटे तय नहीं है। बिना रुके और बिना थके वो 24 घंटे काम करती है। लेकिन चेन्नई के एक्सीडेंट क्लेम्स ट्रिब्यूनल की नजर में घरेलू काम करने वाली महिला की कीमत है 1250 रुपए महीना। एक घरेलू गृहिणी की अनुमानित आय 15,000 रुपए सालाना मानते हुए विरुधुनगर जिले में एक ट्रिब्यूनल ने 31 साल की एक महिला की मौत के लिए मात्र 1.62 लाख रुपए मुआवजा दिया। मद्रास हाईकोर्ट ने ट्रिब्यूनल के इस फैसले को संकीर्ण विचारधारा बताते हुए मुआवजे की रकम बढ़ाकर 6.76 लाख रुपए कर दी है। जस्टिस S विमला ने कहा कि पीड़िता की 5 साल की बच्ची अपनी मां की गोद जरूर याद करती होगी। उस गोद की भरपाई भी नहीं की जा सकती। एक महिला की प्राथमिक जिम्मेदारी घर को खुशहाल, स्वस्थ और संपन्न रखने की होती है, जिसे महिला खुशी से मानते हुए पूरी जिम्मेदारी के साथ निभाती है, जिसे हम अक्सर ही नजरअंदाज कर देते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। और हम बढ़ते हैं चौथे स्तंभ की ओर। केंद्र सरकार अब आतंकवाद के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन की लाइव कवरेज रोकने की कोशिश में है। सरकार की दलील है कि लाइव प्रसारण से न सिर्फ दुश्मनों को प्लान का पता चल जाता है, बल्कि इससे हमारे जवानों और पत्रकारों तक की जान को खतरा रहता है। ऐसे में सरकार अब प्रयास कर रही है कि आतंक विरोधी अभियानों के सीधे प्रसारण पर रोक लगाई जा सके। जल्द ही लग सकती है आतंक विरोधी अभियानों के सीधे प्रसारण पर रोक। टेलीविजन पर दिखाए जाने वाले लाइव प्रसारण को लेकर सख्त हुआ गृह मंत्रालय। गृह मंत्रालय की योजना पर अमल हुआ तो आप टेलीविजन चैनलों पर सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच लाइव मुठभेड़ नहीं देख पाएंगे। सूत्रों के मुताबिक गृह मंत्रालय ने सूचना प्रसारण मंत्रालय को इसके लिए नियमों में संशोधन करने को कहा है। 26/11 मुंबई के आतंकवादी हमले के जिक्र करते हुए गृह मंत्रालय ने सूचना प्रसारण मंत्रालय से कहा है, केबल टेलीविजन नेटवर्क रूल्स के तहत कार्यक्रम संहिता में संशोधन करने की जरूरत है, ताकि भविष्य में आतंकवाद से संबंधित किसी भी अभियान का सीधा प्रसारण रोका जा सके। मुंबई आतंकवादी हमले के दौरान समाचार चैनलों ने NSG अभियान का सीधा प्रसारण किया था। सूत्रों के मुताबिक गृह मंत्रालय ने अपने पत्र में कहा है, इस प्रकार के सीधे प्रसारण से न सिर्फ अभियान की प्रभावशीलता और गोपनीयता प्रभावित होती है,
बल्कि सुरक्षा बलों, आम लोगों और पत्रकारों की सुरक्षा भी खतरे में पड़ती है। गृह मंत्रालय ने करीब 1 महीने पहले सूचना प्रसारण मंत्रालय को इस संबंध में पत्र लिखा था, लेकिन अभी तक उसको इसका जवाब नहीं मिला है। नेशनल ब्रॉडकास्टर एसोसिएशन ने 26/11 के मुंबई आतंकी हमले के बाद कई नियम जारी किए थे, जिनमें ऐसी स्थितियों में सीधे प्रसारण पर रोक की बात भी शामिल थी, लेकिन आतंकवाद विरोधी अभियान के सीधे प्रसारण पर अब तक कोई प्रतिबंध नहीं है। ऐसे में इसे सरकार का एक बड़ा कदम माना जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। और चलिए अब आज के हमारे सवाल का जवाब लेते हैं। आज का हमारा सवाल था कि क्या गीता को राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित कर देना चाहिए। लगभग 52% लोगों का मानना है कि हाँ, गीता एक ऐसा तार्किक ग्रंथ है जिसे सभी धर्मों से ऊपर मानना चाहिए और उसे 52% लोगों के राय के हिसाब से राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित कर देना चाहिए। लेकिन 48% लोग कह रहे हैं कि ये मसला उठने की जरूरत ही नहीं है और धार्मिक ग्रंथों को धार्मिक ही रहने देना चाहिए। और अब आज के हमारे संपादक है कुमार नरेंद्र सिंह, वरिष्ठ पत्रकार। उनका विशेष संपादकीय आपके लिए। ये देखकर सचमुच आश्चर्य होता है कि भारत जैसे उदारवादी लोकतंत्र में कुछ लोगों को धर्मांतरण विरोधी कानून बनाए जाने की जरूरत महसूस हो रही है। सवाल है कि आखिर क्यों महसूस हो रही है और जिन्हें ऐसा महसूस हो रहा है वो कौन है। जिन्हें धर्मांतरण विरोधी कानून की जरूरत महसूस हो रही है वो निश्चित रूप से कट्टरवादी हिंदू हैं, जो मानते हैं कि मुस्लिम और अंग्रेजी राज के दौरान देश में बड़े पैमाने पर हिंदुओं को मुसलमान या ईसाई बनाया गया। अब समय आ गया है कि उन्हें फिर से हिंदू बनाया जाए। इसके लिए हिंदूवादी ताकतों ने अपना तर्क भी गढ़ लिया है और वो है घर वापसी का तर्क। यानी किसी हिंदू को अगर मुसलमान या ईसाई बनाया जाता है तो वो धर्मांतरण कहलाएगा, जबकि इसके विपरीत किसी मुसलमान या ईसाई को फिर से हिंदू बनाया जाता है तो वो घर वापसी कहलाएगी। धर्मांतरण की ये परिभाषा वास्तव में भेदभावपूर्ण है, जहां मुसलमान और ईसाई को हिंदू बनाने की व्यवस्था तो होगी, लेकिन यही काम यदि मुसलमान या ईसाई करते हैं तो वे गुनहगार साबित होंगे। कहने की आवश्यकता नहीं कि धर्मांतरण विरोधी कानून बनाने का असली मकसद ये है कि किसी हिंदू को तो मुसलमान या ईसाई बनाना इतना मुश्किल हो जाए कि हिंदुओं का अन्य धर्मों में धर्मांतरण ही न होने पाए और अन्य धर्मों विशेषकर मुस्लिम और ईसाई धर्म के लोगों को फिर से हिंदू फोल्ड में वापसी पर कोई सवाल न उठे, जबकि दोनों ही मामले समान हैं। संघ परिवार का दावा है कि वो अब तक हिंदू से मुसलमान बने 7 लाख हिंदुओं का धर्मांतरण करा चुका है। धर्मांतरण विरोधी कानून वास्तव में लोकतंत्र की मूल भावना के खिलाफ है और खिलाफ है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 और 25 के भी, जिसमें नागरिकों को किसी भी धर्म को अपनाने और उसका प्रचार प्रसार करने की आजादी दी गई है। धर्म महज एक विचार है, लेकिन वो जड़ विचार है जिसे जिंदा रखने के लिए एक बार नहीं बल्कि बार बार बदले जाने की जरूरत है। धर्म का विकास भी इसी प्रक्रिया के तहत होता है। तो आज के देश की बात में बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे आपके सामने एक नए सफर के साथ कल। ये नया साल आपके लिए बेहद मुबारक हो। आप खुश रहें, आबाद रहें और APN के साथ जुड़े रहें। मुझे दीजिए इजाजत, जुड़े रहिए APN के साथ। नमस्कार।